किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्यों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग होने की आशंका, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाओं में किसी भी बाधा की आशंका के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करती हैं। जब सामान्य कानूनों से बात नहीं बनती है तब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया जाता है। तो क्या कोई ऐसी स्थिति सर आन पड़ी है? जी हां, ऐसी स्थिति आई है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में खाद जो फर्टिलाइजर होता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एनएसए के तहत कार्रवाई करने का प्लान कर रही है। अब आप कहेंगे सर खाद की कालाबाजारी, देखिए इस समय आपका बुआई का सीजन चल रहा है। इस समय रबी की फसलें जो हैं और खासकर गेहूं की जो क्रॉपिंग है इस समय बेसिकली बुआई चल रही है और इस बुआई में फिर खाद की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है और उत्तर प्रदेश वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका किसमें, गेहूं के कल्टीवेशन में। पूर्वांचल से लेकर पूरे पश्चिमांचल तक अगर आप देखेंगे तो गेहूं की बालियां लहलहाती हैं आपके उत्तर प्रदेश की धरती पर और इसी में ही कुछ माफिया, कुछ सरगना, कुछ सिंडिकेट्स जो यूरिया और अदर फर्टिलाइजर्स की कालाबाजारी को प्रमोट करते हैं। देखिए अगर अभी आपको किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिला और 1 महीने बाद मिला तो भी उसके लिए बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बुआई चल रही है तो अभी उसकी ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए कुछ सिंडिकेट्स इस समय नेटवर्क काम करते हैं जिसके तहत खाद की एक आर्टिफिशियल कमी को बेसिकली उत्पन्न किया जाता है। आर्टिफिशियल कमी, ऐसा नहीं है कि देश में खाद की कमी हो गई है, राज्य में खाद की कमी हो गई, जी नहीं। यहां से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, होर्डिंग्स बेसिकली बढ़ती है और इसी चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो एनएसए के तहत कार्रवाई करने का मन पूरी तरीके से बना चुकी है। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कालाबाजारी तो ठीक है सर, वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसके लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू होता है, तो क्या उसके तहत कार्रवाई? देखिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो होता है वो जमाखोरी पर लगाम लगाता है, लेकिन जब एनएसए के तहत कोई एक्ट को लागू किया जाता है, जब एनएसए एक्ट को लागू किया जाता है तब आप भविष्य के प्रति कोई होर्डिंग्स ना कर पाए या भविष्य के प्रति भी एक चेतावनी होती है। यह एक प्रकार के भविष्य को लेकर के डिटरेंस के रूप में काम करता है कि आगे भी आप ऐसी कोई कार्रवाई करने के बारे में ना सोचे, होर्डिंग्स करने, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में ना सोचे। अदरवाइज एनएसए के तहत अगर आपके ऊपर एक्ट को लागू किया गया तो वो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इससे कालाबाजारी तो ठीक से समझ में आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए इससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। अगर खाद की कालाबाजारी नहीं रुकेगी तो इससे पूरा पब्लिक ऑर्डर आपका बिगड़ सकता है। इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए जो आपका खाद होती है वो बहुत इसेंशियल कमोडिटी होती है और अगर खाद अवेलेबल नहीं होगी तो फिर कृषि का उत्पादन बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगा, किसानों में असंतोष फैल सकता है, ग्रामीण इकोनॉमी चौपट हो सकती है, कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, किसान हर जगह प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे और सबसे बड़ी चीज क्या है, लॉ ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पब्लिक ऑर्डर। लॉ ऑर्डर बिगड़ेगा तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना उसी समय तय हो जाएगा। इसीलिए लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत होना बहुत जरूरी है और लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत होगा ऐसी कालाबाजारी, जमाखोरी को बिल्कुल टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इस समय प्रॉपरली होर्डिंग्स को रोकने में नाकामयाब हो चुका है। इसी कारण फिर एनएसए को लागू करने की बात की जा रही है, क्योंकि एनएसए ने भी साफ साफ कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाओं में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की आशंका होगी तो फिर एनएसए के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखेंगे, अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आर्टिफिशियल एक इन्फ्लेशन को भी यहां पर प्रमोट कर सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। एक लीडिंग प्रोड्यूसर होने के नाते उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। अगर यहां पर इसकी कमी हो जाएगी तो पूरे भारत में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे ही इकोनॉमी का जो वर्चुअस साइकिल होता है,
डिमांड और सप्लाई का वो पूरी तरीके से मिसमैनेज हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या है एनएसए? तो एनएसए को 1980 में बेसिकली लागू किया गया था और सबसे बड़ी चीज है ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून वो होता है जो अपराध होने से पहले ही अपराध की शंका के आधार पर ही कार्यवाही करने में सक्षम होता है और इसके तहत जिस भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है उसको 1 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है प्रॉपरली। उसके लिए कोई जरूरी नहीं उसको का केस पूरा चले, 1 साल तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए। यह अलग बात है कि 3 महीने तक उसे गिरफ्तार रखेंगे, उसके बाद एक बोर्ड बैठेगा और बोर्ड की जो रिकमेंडेशन होगी उसके आधार पर 3-3 महीने के आधार पर उसको बढ़ाया जाता है। ऐसे ही आपके भारतीय संविधान में निवारक निरुद्धि जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में आप देखते हैं वो आर्टिकल 22(3)(b) और 22(4) में आपको दिया गया है। इसके तहत भी यही काम किया जाता है कि देखिए यहां पे 3 महीने लिखा हुआ, अगर 3 महीने से अधिक होगा तो उसके लिए फिर एक बोर्ड की अनुमति लेनी होती है। तो सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए निवारक कानून जरूरी होते हैं। इसी निवारक कानूनों को ही प्रमोट कर रहा है हमारा कौन? एनएसए। अगर यह लागू किया जाता है तो यह किस परिस्थिति में लागू किया जाएगा? जब नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, जब राज्य की सिक्योरिटी खतरा में होती है, पब्लिक ऑर्डर में दिक्कत होती है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं में बाधा होती है, तो खाद्य की कालाबाजारी से ये 2 चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से भंग हो रही है। पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सेवा में एक आर्टिफिशियल ब्लॉकेड क्रिएट किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी जो है उन्होंने बेसिकली फिर एनएसए के तहत कार्रवाई को बोल दिया है। अब यहां से ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरीके से रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर से लेकर के डीएम सर से लेकर के और जितनी भी स्टेट मशीनरी है सभी को औचक निरीक्षण करने का बोला गया है कि जो जो हमारे विक्रय केंद्र हैं उनके ऊपर औचक निरीक्षण कीजिए। अगर कोई इस प्रकार की कोई घालमेल हो रहा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि यहां पर केवल कालाबाजारी नहीं हो रही है बल्कि खाद में मिलावट भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है सीएम कार्यालय जो है इसमें डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है। इसके तहत क्या क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, बिना ट्रायल हिरासत में ले लिया जाएगा, शंका के आधार पर बिना ट्रायल में ले लिया जाएगा। 3 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन एक एडवाइजरी बोर्ड के आधार पर 12 महीने तक इसको रखा जा सकता है। बार बार आप जमानत लेकर के इसमें बाहर भी नहीं आ सकते, जमानत के भी कड़े प्रोविजन होते हैं। इसीलिए सप्लाई चेन जो माफिया है इसको रोक दिया जाएगा। सबसे बड़ी भारत में मुद्रास्फीति का एक बहुत बड़ा यह भी कारण है कि यहां पर सप्लाई और डिमांड जो होती है, सप्लाई साइड शॉक्स जो होते हैं ये भी बहुत बड़े स्तर पर वर्क करते हैं और ये मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि यहां पर सिंडिकेट्स भी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूरिया है इसको अदर राज्यों में भी तस्करी के माध्यम से बेसिकली पहुंचाया जाता है, तस्करी की जाती है इसकी और इसको भी उस हिसाब से पहुंचाया जाता है। सप्लाई चेन को फिर इसमें पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। इससे आर्टिफिशियल जो कमी है उसको रोका जा सकता है। बात करें सिक्योरिटी की तो 1980 में इसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा को इसमें ठीक किया जाता है, उसमें विदेशी खतरे से बचाया जाता है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति दंगे भड़का सकता है, आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, जासूसी कर रहा है, कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, तो इन सभी आधारों पर रासुका को लगाया जा सकता है। जारी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होता है, पुलिस कमिश्नर को होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को होता है। ये लोग हैं जो बेसिकली इस कानून को आदेश जारी करते हैं, इस आदेश को जारी करते हैं और किसी भी समय इनको अधिकार को आदेश जारी करने का अधिकार होता है। अब यहां पर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति यूज कर रही है, खासकर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कानून व्यवस्था इज इक्वल टू पब्लिक ऑर्डर। खाद्य वितरण में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी का सामना करने पर सभी की जिम्मेदारी को तय किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एक्शन किया जाए। विजिलेंस जांच को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी सबको बेसिकली अपॉइंट किया गया है ताकि वो फील्ड स्तर पर जाएं और जाकर के इन चीजों का औचक निरीक्षण करें। इससे खाद्य सुरक्षा केवल खाद्य की कालाबाजारी केवल आपकी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को ही मजबूत नहीं करती है, बल्कि ये
राज्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है, ओवरऑल देश के डेवलपमेंट के लिए ब्लैक मार्केटिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में सिंडिकेट्स को भी प्रमोट करता है। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता है तो एक पैरेलल इकोनॉमी भी ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो वास्तव में सरकार को प्रॉपरली चुनौती भी देती है। इसी कारण नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भारत की सुरक्षा और राज्यों की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने, इसेंशियल गुड्स की सप्लाई, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सबसे भी बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, यहां पर हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। जैसे आरएम 16.0 को आप देख रहे हैं तो ये एक फाउंडेशन का बैच है। फाउंडेशन वो बैच होता है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की आपको तैयारी कराई जाती है। सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो रहता है मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। कितना आपका मेंस अच्छा होगा उतना ही आसान आपका प्रीलिम्स भी हो जाता है। मैं आपके साथ यहां पर एज अ फैकल्टी हिस्ट्री के साथ आपके साथ जुड़ता हूं, पेपर 5 उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ता हूं और इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स के साथ जुड़ता हूं। इसी प्रकार यह हमारा आलेखन बैच है। यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में किसी प्रकार की चुनौती आती है तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं खुद ही आपको इतने सारे इंट्रो और कंक्लूजन प्रोवाइड करता हूं कि अगर आपने अभी तक आंसर नहीं भी लिखे हैं तो देखते देखते ही आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो यह मेरा कोड है, इसका नाम है साई लाइफ। आप इसको यूज कर सकते हैं। अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स और भी जो आपके जानने पहचानने वाले हो, क्योंकि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही हमारे गोल्डन ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं स्टडी आईक्यू में। क्योंकि हमारी जो टीम है वो अपने आप में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। चाहे फिर विपुल सर की बात करें, विवेक सर की बात करें, योगी सर की बात करें, वीरी सर बात करें, तो एक बड़ा अनुभव हम आपके साथ यहां पर लेकर के जुड़ते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच भी चल रहा है। अगर पेपर 5 और पेपर 6 आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो पेपर 5 एंड 6 की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसको मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है पेपर 5 को, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। कैसे आंसर लिखना है, कितना डीप में पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसी साथ पेपर 5 के साथ आपको पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी मैंने ही पढ़ाया है। तो पेपर 3 और पेपर 5 दोनों को लिंक करते हुए मैंने पेपर 5 के टॉपिक में ही आपको ये पढ़ा दिया है। और अगर पेपर 5 की अगर आपको बुक लेनी हो तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। हमारा उत्तर प्रदेश जाकर के आप स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन पे जाकर के लिखें या गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के आप इसको लिख सकते हैं। वहां पर आपको बुक भी आप अपने घर में बैठे बैठे ही मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।